So by this time in the chapter Force and Laws of Motion, we have discussed two laws. First, that was the law of inertia, and the second was the second law that was telling us that external unbalanced force applied on an object is always directly proportional to rate of change in momentum. F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन वहीं से डिराइव हुआ. हाँ, हमने कहा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन T, दैट इज P2 माइनस P1 अपॉन T, दैट इज MV माइनस MU अपॉन T, दैट इज M इंटू V माइनस U अपॉन T, दैट इज M इंटू A, बिकॉज V माइनस U अपॉन T इज A अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स करे. हाँ, और न्यूमेरिकल्स में समझ में आया हमको कि हाउ दीज फार्मूला आर अप्लाइड. तो अब हम इसके आगे बात शुरू करेंगे, यानी अब हम बात करेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है. फर्स्ट लॉ ने हमको बताया कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. हमें ये बात पता चली कि अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना हो तो फिर कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा, कभी भी चलेगा नहीं. अगर चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो उसकी स्पीड कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगी, डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा. यानी देयर विल बी नो चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सपीरियंसिंग एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. ये बात हमको फर्स्ट लॉ से पता चली थी, लॉ ऑफ इनर्शिया से पता चली थी. और उसके बाद फिर हमने सेकेंड लॉ बोला, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. इससे हमें पता चला कि हाउ टू मेजर दिस फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ रेस्ट और मोशन. अब हम आगे इसके बात करेंगे, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन. जब हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं तो एक्चुअली ये हमको क्या बताता है. थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमको दो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता है. उसके बारे में हमें पता चलता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएं, फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, इसने दूसरे ऑब्जेक्ट को हिट किया. ये ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी u से चल रहा था और इसने इसको टक्कर मार दी. तो इसका मतलब इसने इस पर एक फोर्स लगाया है F1. तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी इमीडिएटली उस पहले ऑब्जेक्ट पर एक दूसरा फोर्स लगाता है F2, और ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं. जो पहला फोर्स है उसको हम कह रहे हैं F1, दूसरा फोर्स F2. ये फोर्स पहले लगा, चाहे ये ऑब्जेक्ट रुका हो, चाहे इस डायरेक्शन में चल रहा हो, चाहे इस डायरेक्शन में चल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी बदले में पहले ऑब्जेक्ट पर जिसने उस पर फोर्स लगाया है एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाता है. द फर्स्ट फोर्स इज नोन एज एक्शन फोर्स एंड द सेकेंड फोर्स इज नोन एज रिएक्शन फोर्स. तो द थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? वो कहता है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट. ऑपोजिट के लिए हम नेगेटिव साइन लेते हैं, रिएक्शन. ये जो फॉर्मूला है ये आपका डेफिनेशन भी बना देता है. एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल and opposite reaction. F1 is equal to minus F2. दो फोर्सेस F1 और F2 एक बराबर हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं.
क्या ये दोनों बैलेंस फोर्सेस हैं? वीडियो पॉज करो, 1 मिनट तक सोचो और बताओ, अपने आप सोचो कि क्या ये दोनों फोर्सेस जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, आर दे बैलेंस फोर्सेस? अगर यस तो कैसे, अगर नो तो क्यों? वाई दे आर नॉट बैलेंस फोर्सेस और वाई दे आर बैलेंस फोर्सेस? देखो, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, अगर आप जो मैंने अभी पूछा आपसे, अगर आपको उसका आंसर ठीक ठीक देना आ गया तो इसका मतलब आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं। और अगर नहीं आया तो आपको ये चैप्टर बार बार देखने की ज़रूरत है, शुरू से लेके अभी तक, है ना। समझो बात को, हमने कहा था कि बैलेंस फोर्सेस वर्सेस अनबैलेंस फोर्सेस, वहीं से हमारी बात शुरू हुई थी। तो हम कहते हैं कि भाई बैलेंस फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर equal in magnitude and opposite in direction and acting on the same object। एक ही ऑब्जेक्ट पर लगने वाले दो फोर्सेस, if there is only one object and two forces are applied on it, one is F1, the other is F2, the direction of F1 is this, direction of F2 is this, तो F1 is equal to F2 and the direction is negative in the opposite direction, these two forces are balanced forces। लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है और फिर बदले में दूसरा पहले पर लगाता है, तो फिर ये फोर्सेस एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होते हैं। फिर ये बैलेंस फोर्सेस नहीं होते, ये दोनों ही अलग अलग एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्सेस हैं। एंड these two will cause some change in motion, that is important, some change in the state of motion or state of rest। अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, पहले ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट को टक्कर लगा दी, तो जब इसने इसको टक्कर लगाई है तो उस टक्कर की वजह से ये हो सकता है चलने लग जाए। इट डिपेंड्स कि इसका मास कितना है, इसका इनर्शिया कितना है। इनर्शिया अगर बहुत ज़्यादा होगा तो हो सकता है ना चले। जैसे कि ये एक ट्रक है और पीछे से आगे एक साइकिल टकरा गई उसको, तो ट्रक थोड़ी चलने लग जाएगा आगे। क्यों नहीं चलने लग जाएगा? क्योंकि साइकिल का मास कम है, साइकिल का मास कम है, साइकिल का इनर्शिया कम है, तो साइकिल जो फोर्स ट्रक पे लगाएगी वो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन उसका जो भी हो, अगर उसका मास बहुत कम है तो फोर्स भी बहुत कम होगा। और मे बी दिस फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू मूव दिस ट्रक, हाँ, लेकिन ट्रक भी इस पर एक फोर्स लगाएगा, दैट वुड बी रिएक्शन फोर्स एग्जैक्टली इक्वल टू द सेम जो कि उसके ऊपर लग रहा है। हाँ, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे हमेशा फोर्स लगाते हैं, एक एक्शन फोर्स दूसरा रिएक्शन फोर्स। तो F1 इक्वल टू माइनस F2, ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जो कि कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसके कई सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं हमारी लाइफ में। क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं इसके? कि एक तो ये कि जैसे आप देखो कि हम वॉक करते हैं, हम चलते हैं, तो चलते समय हम अपने पैर से ज़मीन को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं। हाँ, the force is applied by our feet or our foot in the backward direction, this is F1। बदले में this ground, हमारे फुट ने ग्राउंड पर फोर्स लगाए, तो ग्राउंड विल exert an external unbalanced force in opposite direction which will be equal to the action force। तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जब एक्शन फोर्स लगाते हैं ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड हमारे ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाता है। हम जितनी तेज़ी से पीछे की तरफ पुश करते हैं उतनी तेज़ी से हम आगे चलते हैं। हमें अगर भागना है तो हमको ज़्यादा फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑन द ग्राउंड लगाना पड़ेगा, बदले में ग्राउंड हमारे ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा और हम आगे की तरफ चलेंगे। दिस इज एक्शन एंड रिएक्शन। हाँ, आपने कभी देखा हो कि
या अगर आप थोड़ी बहुत स्विमिंग करते हो या आपने किसी को स्विमिंग करते देखा हो, तो स्विमर क्या करता है? ही और शी pushes द वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। वो वाटर पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, एक्शन फोर्स। बदले में रिएक्शन फोर्स उस पर लगता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और वो आगे चलता है। सेम वे हम कोई एक बोटमैन जिस तरह से बोट को चलाता है विद द ओर, वो यही काम कर रहा है। क्या करता है? pushes the water back, action force on the water in the backward direction, खुद रिएक्शन में आगे चलता है। हाँ, दिस इज हाउ द मूवमेंट हैपन्स। एक एग्जाम्पल होता है कि बोट समझो एट द बैंक ऑफ अ रिवर खड़ी हुई है और उस पर से कोई जंप करके आगे की तरफ कूदता है, तो बोट पीछे की तरफ चली जाती है। क्यों जाती है? जब जंप करके आगे जाते हैं तो जो जंप करने वाला है वो बोट पर अपने फीट से बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगाता है। हाँ, और बदले में रिएक्शन फोर्स उसकी बॉडी पे लगता है, जिसकी वजह से वो आगे जाता है। क्योंकि बोट को डिस्प्लेसमेंट का खतरा है, इसलिए ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम धीरे से जंप करें, जिससे बोट बहुत ज़्यादा पीछे ना चली जाए और हम गिर ना जाए। तो देयर कैन बी मैनी एग्जाम्पल्स लाइक दैट। ये हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया जाने वाला फोर्स है। हाँ, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किए जाने वाले फोर्सेस हैं। और यहाँ से एक नया आइडिया निकलता है जिसको हम बोलते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब दो ऑब्जेक्ट्स टकराते हैं आपस में, जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करते हैं, तो उनके कोलिजन की वजह से एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो एक दूसरे पे लगाते हैं, उसकी वजह से दोनों के मोशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आना पॉसिबल है। हो सकता है कि पहले वो अलग वेलोसिटी से चल रहे हों, अब उनकी वेलोसिटीज़ बदल जाएं। ये भी हो सकता है कि पहले दोनों में से कोई एक रुका हुआ हो और अब वो दोनों चलने लग जाएं। ये भी हो सकता है कि टक्कर से पहले दोनों चल रहे थे, टक्कर के बाद दोनों रुक जाएं, या दोनों में से कोई एक रुक जाए, दूसरा चलने लग जाए। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ जो है वो क्या कहता है कि in an isolated system of two bodies, in an isolated system, ये क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। In an isolated system of two bodies colliding with each other, the total momentum before collision is always equal to total momentum after collision। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले तो ये समझो कि एक वर्ड हमने यूज किया, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज।
इसका मतलब ये हुआ कि दो बॉडीज़ जो हैं, जब हम उनको स्टडी कर रहे हैं और उनके बीच में किसी कॉलिजन को स्टडी कर रहे हैं, तो वो दोनों बॉडीज़ के अलावा हम बाकी फैक्टर्स को इग्नोर कर देंगे। आइसोलेटेड सिस्टम कि बस वही दोनों हैं और कुछ नहीं है, ना कोई तीसरा ऑब्जेक्ट है, ना एयर की वजह से लगने वाला फ्लूइड फ्रिक्शन है, ड्रैग जिसको हम बोलते हैं, ना ही सरफेस जो है जिस पर वो चल रहे हैं उसकी तरफ से कोई फ्रिक्शन ऑफर हो रहा है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन आइडियल सिचुएशन में जब हम कोई लॉ डिफाइन करते, कोई सिचुएशन एक अज्यूम करके और फिर उसके बाद फिर हम उसको डिफाइन करते हैं, मतलब इसलिए क्योंकि अदर फैक्टर्स से पड़ने वाला जो इम्पैक्ट है वो अगर इग्नोर कर दिया जाए तभी हम एक फोर्स का दूसरे फोर्स पर इम्पैक्ट पता कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है ये कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज़, दो बॉडीज़ हैं, एक दूसरे को टक्कर लगा देते हैं, तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, दो बॉडी हैं, दोनों का टोटल मोमेंटम कितना होगा वो हम देखते हैं। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कॉलिजन विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कॉलिजन। इस बात को समझो कि देखो, समझो कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1. दिस इज मूविंग with an initial velocity u1 in this direction. On the same linear path, another object of mass m2 is moving with another velocity u2 in the same direction. आगे पीछे चल रहे हैं दोनों, such that u1 is greater than u2. ये तेज चल रहा है तो ये इसको टक्कर मार देगा कभी ना कभी। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं। ये मत सोचो कि ये इस पर कितना फ्रिक्शन, ये कितना हवा कितनी चल रही है, ये सब भूल जाओ। है ना, आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज़ जिसमें बस ये दोनों हैं, ये m1 है, ये m2 है, दोनों के मासेस गिवन है, दोनों जिस वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो इसका मोमेंटम कितना है, p1 इज इक्वल टू m1 इंटू u1 एंड P2 इज इक्वल टू m2 इंटू u2, यानी m1 u1 और m2 u2 आर द इनिशियल मोमेंटा ऑफ द टू। मोमेंटा प्लूरल है, मोमेंटम मतलब एक का, है ना। तो इन दोनों के जो इनिशियल मोमेंटा हैं वो m1 u1 और m2 u2 हैं। अगर टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कॉलिजन, यानी अभी तक ये टकराए नहीं है, टकराने से पहले टोटल मोमेंटम कितना होगा, तो सिंपली हम लिख देंगे m1 u1 प्लस m2 u2। ये क्या है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कॉलिजन। टक्कर लगने से पहले, टक्कर अभी लगी नहीं है, लगेगी ज़रूर क्योंकि दोनों सेम पाथ पर लीनियर मोशन कर रहे हैं और पीछे चलने वाला आगे चलने वाले से तेज चल रहा है, तो टक्कर लगेगी ना, ज़रूर लगेगी। तो जब टक्कर लगती है तब क्या होता है, अब m1 ने m2 को टक्कर मार दी, ये m1 ये m2 टक्कर मार दी। तो जब टक्कर लगी तब m1 ने m2 पर एक फोर्स F1 एक्सर्ट किया। दिस इज एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो इसने इस पे लगाया इन दिस डायरेक्शन। बदले में इसने उतना ही फोर्स F2 लगाया इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन F1 इज इक्वल टू माइनस F2। ये दोनों बराबर हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट है, ऐसा ही है। तो क्या होगा, अब टक्कर लगी, दिस इज कॉलिजन। जो इससे पहले हो रहा था वो बिफोर कॉलिजन और अब जो होगा वो आफ्टर कॉलिजन। टक्कर के पहले, टक्कर के बाद। तो आफ्टर कॉलिजन या टक्कर लगने के बाद अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे। चलेंगे तो सेम डायरेक्शन में। सपोज m1 की अब स्पीड बदल गई
v1 हो गई, पहले u1 थी, और m2 की स्पीड बदल गई, अब वो v2 हो गई। यानी दोनों अलग अलग वेलोसिटी से चलने लग गए। ये वेलोसिटी ज़ीरो भी हो सकती है किसी की, है ना। ये हो सकता है कि पीछे वाले ने आगे वाले को टक्कर मारी और वो रुक गया टक्कर मारते, पॉसिबल है। हाँ, आगे वाला धीरे चल रहा था, तेज चलने लग गया, हो जाता है। इसका मोमेंटम m1 इंटू v1 है, इसका मोमेंटम m2 इंटू v2 है आफ्टर कॉलिजन। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कॉलिजन कितना होगा? m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 u1 और m2 u2, m1 v1 और m2 v2, ये दोनों क्या है? ये दोनों है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि ये और ये बराबर है। ये और ये बराबर है। This equal to this. Total momentum before collision is always equal to total momentum after collision. अब हमारा 5 मार्क का क्वेश्चन है, प्रूव इट। प्रूव करो। ऐसे कैसे? ऐसे थोड़ी आप कुछ भी कह दोगे मान लेंगे। प्रूव करो। प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव करने के लिए दे विल यूज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, F1 इक्वल टू माइनस F2 यूज करेंगे। हाँ, तो F1 इक्वल टू माइनस F2 यूज किया अगर हमने, तो अब F1 क्या है और F2 क्या है फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हम कह रहे हैं कि इस वाले को देखो, फर्स्ट वाले को, जो कि चल रहा था m1 इसका मास था, u1 वेलोसिटी से चल रहा था, इसने दूसरे वाले पे टक्कर मारी, इसकी वेलोसिटी v1 हो गई। सो देयर इज सम चेंज इन वेलोसिटी u1 टू v1 इसकी। और जो इसने इस पर फोर्स एग्जर्ट किया F1, उस F1 को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या अपन यहीं पे इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। F1 कितना है? जो फोर्स इसने इस पे लगाया है वो कितना है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन तो v माइनस यू अपॉन टी होता है। किसका? इसकी बात हो रही है। तो m1 लिखेंगे, इसका मास m1 है, m2 तो इसका है, m1 इंटू v1 माइनस u1 अपॉन टी, जितना भी टाइम लगा हो वो तो फोर्स है F1 जो इसने इस पे लगाया। अब इसने इस पे जो फोर्स लगाया F2, वो F2 कितना है देखो, दैट F2 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन तो देख लेंगे, लेकिन F2 है कितना, उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो निकालते हैं। F2 इक्वल टू m2 इंटू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट v2 माइनस v1। v2 माइनस, मैंने इसको ये v2 था और वो u2 था, तो 1 2 है ना, v2 माइनस u2, मैंने u1 बोल दिया था, अपॉन टी। मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन किसका? इसका। तो इसकी वेलोसिटी टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी टक्कर के पहले v2 माइनस u2 और अपॉन टी। F1 और F2 दोनों के वैल्यूज ये निकल के आ गए, और हम ये कह रहे हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है F1 इक्वल टू माइनस F2। तो इस फॉर्मूला में F1 इक्वल टू माइनस F2 में ये और ये दोनों F1 और F2 की वैल्यूज डाल देते हैं। तो F1 इक्वल टू माइनस F2 में हम वैल्यूज दोनों की डालेंगे। F1 की वैल्यू क्या है? m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी इक्वल टू
माइनस लगाना पड़ेगा, फिर F2 की वैल्यू डालेंगे, दैट इज M2 V2 माइनस U2 अपॉन T। ठीक है जी। तो T से तो T कट गया। अब M इस ब्रैकेट को ओपन अगर हम कर लें तो ये हो जाएगा M1 V1 माइनस M1 U1 हो जाएगा। माइनस M2 को अंदर लेके जाएं तो माइनस M2 V2, V2 प्लस का है तो ये तो माइनस M2 V2 हो जाएगा, और ये माइनस M2 जब माइनस U2 से जा करके मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का M2 U2 हो जाएगा। इसे मैं पहले लिख देता हूँ M2 U2 माइनस M2 V2। तो M1 V1 माइनस M1 U1 इक्वल टू M2 U2 माइनस M2 V2 हुआ। तो अगर हम इसे उठा के उधर ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, उसे उठा के इधर ले जाएं तो वो प्लस हो जाएगा। जो प्लस वाले वैल्यूज हमारे पास हैं ये और ये, इनको वहीं पड़ा रहने दो जहाँ पे वो हैं। तो M1 V1 को तो यहीं रहने दिया और उस वाले को उठा करके यहाँ ले आए। हाँ, उस वाले को उठा करके यहाँ ले आए, वो यहाँ आया इक्वल टू वाले साइन के इधर आया तो प्लस का हो गया। हाँ, इधर से इधर आया तो प्लस का हो गया, उसको वहीं रहने दिया, M2 U2 को वहीं रहने दिया, और जो दूसरा वाला था उसको उठा करके इसको उठा करके यहाँ रख दिया। अब वो माइनस का था तो प्लस का हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं M1 U1 प्लस M2 U2, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। प्रूव हो गया। ये क्या है? टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, वो है टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ये हमारे बड़ा काम आता है। जब भी टक्करें लगती हैं, दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से टकराते हैं तो बड़ा काम आता है। कई एक्सीडेंट्स देखते हैं हम तो हमको समझ में आता है कि अच्छा इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा दो टकराने वालों पे। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो, एक सिचुएशन लेते हैं, एक क्रिकेट का मैच हो रहा है। इस बंदे ने शॉट मारा और बॉल को कैच करने के लिए दो बंदे आए और दोनों एक दूसरे से टकरा गए। ऐसा हो जाता है ना कभी कभी, हाँ, कि उसने हिट किया और ये दौड़ते दौड़ते आए और दोनों टकरा गए एक दूसरे से। अब जब इनकी टक्कर लगी है, ये भागते भागते आए और ये टकरा गए, तो इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा उसके लिए दोनों के, अब ये हेड ऑन कॉलिजन है। ये ऐसा नहीं है जैसा कि हमारे एग्जांपल में था कि पीछे से आते आते एक बंदे ने दूसरे पे टक्कर मारी। यहाँ तो सिचुएशन बिल्कुल अलग है। इसका मास, इसको सीधा खड़ा कर दें पहले, है ना, नहीं तो ये तो गिरते ही जा रहे हैं। अभी ये दोनों टकरा गए एक दूसरे से। तो पहले वाला जो था उसका मास m1 ले लो। इसका मास ले लेते हैं m1। m1 मास जो है कुछ भी ले लो, समझो कि इसका मास हमने ले लिया 50 kg, ठीक है। दूसरा वाला m2, उसका मास ले लिया 40 kg।
दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे थे, तो ये वाला जो है, ये इनिशियल वेलोसिटी जब इसकी थी, ये थी, ये इसकी तरफ भाग रहा है, इसका भागने का डायरेक्शन ये है, इसका भागने का डायरेक्शन ये है। तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, और ये थोड़ा सा स्लो था, तो हम मान लें कि u2 जो है वेलोसिटी ऑफ द अदर पर्सन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द अदर पर्सन वाज 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हमने इस डायरेक्शन को प्लस लिया है तो यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। समझो आप इस बात को, हम जहाँ इस फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं वहाँ पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब टक्कर लगी, टक्कर लग के ये दोनों इंटेंगल हो गए, एक दूसरे में मिल गए और फिर एक साथ गिरे नीचे। ठीक है, तो ये अब किस स्पीड से गिरेंगे, इनकी कंबाइंड वेलोसिटी, यानी इनका जो v1 इसकी फाइनल वेलोसिटी और v2 इसकी फाइनल वेलोसिटी दोनों बराबर हैं, हम इनको v बोल देते हैं। वो कहते हैं भाई कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ द टू कैलकुलेट करो। तो क्या करेंगे, तो हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे कि जी m1u1 फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब क्योंकि v1 और v2 तो बराबर है, दोनों का वैल्यू v ही कर दिया हुआ है, तो इसका 1 और इसका 2 हटा दिया, v रह गया। तो कहना इससे कि v कॉमन ले लो, है ना, v कॉमन ले लें तो ये m1 प्लस m2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें। तो v निकालना है तो फॉर्मूला ऐसे आ सकता है, v इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 जो है इसको उठा के यहाँ रख दो और इसके नीचे m1 प्लस m2 डाल दो। ये इसके नीचे डाल दो, ये ऊपर से 2 कहाँ से आ गया ना, चलो अपन ऐसे ही लिख देते हैं। सत्यानाश हो गया है, m1u1 प्लस m2u2 था ना ये तो, और ये v कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ये था m1v1 प्लस m2v2, दोनों का बाद में। तो हमने कहा था कि v1 और v2 जो है उसको तो हमने 1 1 तो हटा दिया, v कॉमन ले लिया, तो m1 प्लस m2 जो यहाँ पे है उसको हम नीचे ले रहे हैं, m1 प्लस m2 को हम नीचे ले रहे हैं, m1 प्लस m2। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, m1 है, m2 है, u1 है, u2 है, m1 m2 नीचे लगाने हैं, ये सब वैल्यूज इसमें डाल दो। तो देखो कैसे निकलेगा v। इंटरेस्टिंग ये होगा कि v क्या आता है, प्लस आता है कि माइनस आता है? हाँ, प्लस आता है मतलब कि ये उस तरफ जाएंगे, और माइनस आता है मतलब ये इस तरफ जाएंगे। तो देखो v इक्वल टू m1u1 में m1 की जगह 50, u1 की जगह मैं लिख रहा हूँ 2 यहाँ से, प्लस m2u2 40 इंटू -1, राइट, ये -1 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 50 प्लस 40। ठीक है, तो अब देखो 50 इंटू 2 100 माइनस 40 अपॉन 50 प्लस 40 90। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 100 माइनस 40 इज 60 अपॉन 90, मतलब 2/3 और 0.6666 तो 67 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये दोनों कंबाइनली उस तरफ जा रहे हैं। बहुत छोटी स्पीड है, कम स्पीड है, 0.67 मीटर पर सेकंड है, 0 मतलब 1 मीटर पर सेकंड से भी कम है।
अब टकरा करके कोई ऐसा बुलेट ट्रेन की स्पीड से तो चल नहीं सकते, लेकिन जब ये गिरेंगे तो ये प्लस में आया है, ये देखो ये माइनस में नहीं आया, प्लस में आया, यानी कि इस वाले बंदे जो कि भारी था, जिसका मास ज़्यादा था और जो चल भी तेज रहा था, उसी के डायरेक्शन में ये चलेंगे, लाइक दिस। धीरे से गए तो बहुत दूर जा नहीं पाए, वहीं गिर गए, स्पीड कम थी, हाँ, लेकिन जो उनकी जो टक्कर लगी है, ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन और हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझा देता है। किसी भी तरह की टक्कर लगेगी, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमको सिखा देगा, समझा देगा, है ना। ऐसा एक क्वेश्चन तो मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये आपकी बुक में है इस तरह का। आपकी बुक जो है उसमें इस तरह की चीज़ें हैं जो कि इस तरह का क्वेश्चन है। उसमें हॉकी प्लेयर से हमने क्रिकेट के प्लेयर ले लिए, है ना। हम कोई भी फील्ड हो वहाँ पे इस तरह की कॉलिजन हो जाती है कई बार। कॉलिजन एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो व्हीकल्स के भी होते हैं। हम देखते हैं जब दो कार्स टकराती हैं तो क्या होता है। एक यहाँ देखो आप, दो कार्स टकरा गई आपस में बड़े ज़ोर से, हाँ, डिवास्टेटिंग, ऐसा कॉलिजन हुआ, दोनों ने एक दूसरे का कचरा कर दिया, हाँ, दोनों टकराई, दोनों ने एक दूसरे को डैमेज किया, भयंकर किया ऐसा। सिचुएशन देखो, ये दोनों कार्स का हेड ऑन कॉलिजन है। मास, इस वाली कार का मास हम m1 ले लेते हैं, समझो 1000 kg, हाँ। द अदर कार, उसका मास 1200 kg. It was moving with a velocity of suppose 10 meter per second, and it was moving with a velocity of 5 meter per second. तो अगर टक्कर लगने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 कम हो करके, हेड ऑन कॉलिजन है, हम देख रहे हैं इसमें सिचुएशन देखो, सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे, हाँ। टक्कर के बाद इस वाली ने उसको पुश ज़्यादा किया है ऐसा हमको लग रहा है, तो हमने कहा कि अगर टक्कर लगने के बाद ये वाली कार जिस डायरेक्शन में पहले चल रही थी उसी डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड से चलती रहती है, तो दूसरी वाली कार जो है उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करो। सिचुएशन बन गई, तो फिर हम कहेंगे कि अच्छा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। सबकी वैल्यूज डाल दो। m1 इज 1000, u1 is 10 plus m2 is 1200 and u2 या ये मैंने u1 लिख दिया है ना, u2 is 5। m1 u1 m2 u2 की वैल्यूज हमने लिख दी। m1 v1 अगेन 1000 इंटू v1 इज 1 और v2 हमें पता नहीं है, प्लस m2 इज 1200 इंटू v2। तो देखें कि यहाँ थोड़ी जगह बना लेते हैं। अरे यार, तो यहाँ जगह बना ली हमने, थोड़ी ऊपर लिखते हैं इसको कि 1000 इंटू 10 इज
10,000 प्लस 6,000 इक्वल टू 1,000, 1,000 इंटू 1 प्लस 1200 V2। इस 1000 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, हम कह सकते हैं 1200 V2 इक्वल टू 10,000 प्लस 6,000 16,000 माइनस 1,000 दैट इज 15,000। तो V2 जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 15,000 अपॉन 1200, हाँ 50 अपॉन या 25 अपॉन 2 दैट इज 12.5 मीटर पर सेकेंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। उसी डायरेक्शन में चलेगा, प्लस आया है मतलब उसी डायरेक्शन में चलेगा। तो आपको इस तरह के हेड ऑन कॉलिजन्स जो हैं वो अगर आप देखो तो पता चलता है, मतलब कि ये बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं कि जब भी दो व्हीकल्स में आमने सामने की टक्कर लग जाती है तो इस तरह से काफ़ी नुकसान होता है, इस तरह से काफ़ी टूट फूट हो जाती है उनकी, और इतना ज़बरदस्त फोर्स लगता है दोनों का एक दूसरे के ऊपर, हाँ, कि दोनों इस तरह से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, हाँ, हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी हैं जिसमें सामने से कोई टक्कर मार दे। ये एक एग्जाम्पल जो है वो रियल लाइफ एक्सीडेंट का एग्जाम्पल है। आपने एक्सप्रेस वेज देखे होंगे, एक्सप्रेस वेज पर बहुत स्पीड में व्हीकल्स चलते हैं, हाँ, यहाँ पर इनका स्पीड शो किया जा रहा है जो कि अप्रॉक्सीमेटली जो व्हीकल इन सब के पीछे चल रहा है उसमें कैमरा लगा हुआ है और उसमें 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड दिखाई हुई है। वो बार बार चेंज हो रही है, कभी 104 हो जाती है, कभी 106 हो जाती है, कभी थोड़ी सी 99 हो जाती है। तो जाहिर है कि बाकी सारे व्हीकल्स जो हैं वो भी उतनी ही तेज़ी से चल रहे हैं, हाँ। तो ये इतनी तेज़ी से चलते हुए जो व्हीकल्स हैं ये कभी अगर आपस में भिड़ जाएं, या सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि इनके सामने से कोई रॉन्ग साइड से आ जाए। कई बार ऐसा हो जाता है, इंडिया में तो बहुत होता है, हाँ। ये तो यूएस का वीडियो है, यहाँ पे इतना कॉमन तो नहीं है ये फिनोमेना, लेकिन ये एक ऐसा ही सीन है जिसमें ऐसा हो गया था। और उसके बाद कितना ज़्यादा डिवास्टेशन होता है, कितना फोर्स दो अलग अलग ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, उसका ये सीन है कि सामने से इतनी तेज़ चलते हुए व्हीकल्स के सामने से एक कार आ गई और उसने सबको टक्कर मार दी। इस वजह से इन सब कार्स को आपस में एक दूसरे को बहुत चोट लगी, है ना। देखो सामने से इसने इसको टक्कर मारी और ये टक्कर मारते मारते एक दूसरी कार से भी भिड़ गई। तो अगर इस तरह के सिचुएशन पर न्यूमेरिकल किया जाए तो डेफिनेटली आपको रियल लाइफ न्यूमेरिकल्स पता चलेंगे कि रियल लाइफ सिचुएशंस होती क्या हैं जिसमें इस तरह का डिवास्टेशन होता है। तो आज आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात सीखी है, एक्चुअली दो बातें सीखी। एक तो आपने सीखा कि व्हाट इज़ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कहता है कि F1 इज इक्वल टू माइनस F2, जो कहता है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और दूसरी चीज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज कोलाइडिंग विद ईच अदर द total momentum before collision is always equal to the total momentum after collision, हाँ। और ये चीज़ हमने प्रूव की कि m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। we have proven it with the help of the third law of motion, F1 इक्वल टू माइनस F2, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया था, एक्शन फोर्स F1, और F2 फोर्स दैट वाज रिएक्शन फोर्स
दूसरे ऑब्जेक्ट ने पहले ऑब्जेक्ट पर लगाया था। दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर थे और दोनों के डायरेक्शंस ऑपोजिट थे। तो बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं, इस पे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं, बड़े आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं। कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। हाँ, कल की क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे और हम उसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, है ना। तो अगर इसके न्यूमेरिकल्स मतलब इनमें हमको एक्स्ट्रा टाइम लगाना है न्यूमेरिकल्स में। थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी आई एम श्योर, और आप न्यूमेरिकल्स के थ्रू थ्योरी अगर सीखने की कोशिश करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। आपके कंसेप्ट्स ज़्यादा क्लियर होंगे और आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, सब यहाँ पे घुस जाएगा। तो चलो खूब पढ़ो इसको, अच्छे से वर्ड बाय वर्ड पढ़ लो। देखो आपकी बुक में क्या क्या एग्जांपल्स लिखे हुए हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कल मैं आपको वहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करवाने से बात शुरू करूँगा और फिर हम वर्कशीट्स उठाएंगे और आपके चैप्टर एंड एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी हमने सारे करने हैं, वो भी जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। ठीक है, चलो तो बाकी बातें कल की क्लास में। थैंक यू।